दोस्तों, कर्नाटका के एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का जो कि आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर आता है, लेकिन वहां का रहन सहन, वहां का किराया इतना महंगा था कि वहां पर रहना उसके बस की बात नहीं थी। फिलहाल वो वहां से 3-4 किलोमीटर दूर तिमारपुर में चला जाता है, जहां के झुग्गी झोपड़ियों में उसे एक सस्ता सा कमरा मिल जाता है। वो घर एक महिला का होता है जिसकी 3 बेटियां होती हैं, 2 बेटियां बड़ी थी, एक छोटा बेटा होता है। वो उन्हीं के साथ रहने लगता है और वहां पर उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, 2 साल वहां पर रहता है, लेकिन इन्हीं 2 सालों में उसे जिंदगी के हर एक दौर से गुजरना पड़ता है, हर एक अनुभव से गुजरना पड़ता है। लेकिन अंत में दोस्तों, जो भी कुछ होता है, ये एक हैरान कर देने वाली कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटका के बागलकोट जिले की। एक व्यक्ति जिनका नाम सूर्यनाथ होता है, उनके 5 बच्चे होते हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। उनके 5 बच्चों में सबसे बड़ा एक बेटा होता है जिसका नाम नवनीत कुमार होता है। बात है 2016 की। बहुत ही कम संसाधनों के बावजूद नवनीत कुमार जो था अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करता है। क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होता था, इसीलिए उसके पिता किसी तरीके से उसको पढ़ा रहे थे। अब दोस्तों, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन अब दोस्तों, सूर्यनाथ कहते हैं कि बेटा, तुम ही इस परिवार के सबसे बड़े हो और परिवार की सारी स्थिति से तुम वाकिफ हो। अभी तुम्हारे भाई बहनों की पढ़ाई ही बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। अगर तुम दिल्ली चले जाओगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे तुमको, नामुमकिन है। दोस्तों, लेकिन वो चाहते थे कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई करे। फिलहाल 10 दिन तक इसी पर विचार विमर्श करते रहे और नतीजा ये हुआ कि जो नवनीत कुमार की दादी थी और उसकी माँ थी, उनके पास कुछ गहने पड़े थे और नवनीत के लिए ये गहना बेच दिया जाता है। और उन जो नवनीत की बहन होती है, ग्रेजुएशन में पहुंच रही थी, पहला साल उसका था, वो भी दोस्तों अपनी पढ़ाई अपने भाई के लिए छोड़ देती है। सूर्यनाथ उसके हाथ में 70-80 हज़ार जो भी रुपए थे वो रखकर कहते हैं कि बेटा, जो भी कुछ है यही है और इसे लेकर तुम जाओ, 1 साल या 2 साल जो भी गुजारा कर सको इसी में करना है। और अगर नहीं कुछ कर पाना, अगर नहीं पास हो पाना, तो भी कोई प्रेशर मत लेना, कोई दबाव मत लेना और चुपचाप घर चले आना, नहीं तो टेंशन के मारे तुम कुछ गलत कदम उठा लो। वो दोस्तों कहता है ठीक है, और उसके बाद सबका आशीर्वाद लेकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जब दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में दोस्तों मुखर्जी नगर जो सबसे प्रसिद्ध है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वहां पर जब जाता है और जब कमरों का किराया पता करता है, तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कोई भी कमरा 4,000 रुपये से कम का था ही नहीं। और वैसे तो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 रुपये तक के थे। वो रास्ते भर सोचकर ये आता रहा कि जो मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये हैं, मुझे इनमें 2 साल चलाना है और 1 महीने में 3,000 से ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना है। ऊपर से ऑनलाइन के कोर्सेस में ही 30-40 हज़ार 1 साल के चले जाएंगे। वो सोचता था मैं अपने ऊपर सिर्फ 1,000 या 1,500 या 2,000 रुपये खर्च करूंगा। यहाँ तो जिस तरीके का माहौल था कि 6 महीने भी उसका टिक पाना मुश्किल था। फिलहाल दोस्तों, वो वहाँ से अब कमरा ढूंढते ढूंढते पैदल ही चलते दिल्ली के तिमारपुर इलाके में पहुंच जाता है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, जहाँ पर दोस्तों झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जाता है। कमरा पता करते करते अंत में उसे एक 700 रुपये महीने पे कमरा मिल जाता है। जिस घर में वो कमरा था दोस्तों, वो घर एक महिला का होता है जिनका नाम शारदा होता है। उनके भी 4 बच्चे थे, 3 बेटियां। बड़ी बेटी जिसका नाम अंशिका होता है, उसकी उम्र 20-21 साल की थी। इसके अलावा उनके 2 और बेटियां थी जो कि 16 साल और 12 साल की थी। एक बेटा उनका 7-8 साल का था। पति से उनका रिश्ता टूट चुका था, पति उन्हें छोड़कर कहीं और चला गया था। फिलहाल वो जिस मकान में रहती थी वो मकान भी विवादित था और बहुत ही गंदे नाले और बहुत ही गंदे माहौल में वो एरिया ही था। और फिलहाल अब नवनीत जो है
क्या करता, उसे जो है 700 रुपये का वो कमरा दे देती हैं, वहाँ पर वो रहने लगता है और अपनी पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई वो करने लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, वैसे ही उसके जो जिस कमरे में रहता था, मकान के बाहर लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है। कुंडी लगाकर वो पढ़ाई कर रहा था, तो जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जो अंशिका थी और जो उसकी माँ थी, उससे कुछ लोग झगड़ रहे थे, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। वो जाता है और बीच बचाव करता है, तो वो लोग कहते हैं तू कौन है? वो कहता है कि मैं इनका किराएदार हूँ और मैं यहीं पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये मकान हमारा है, किससे पूछकर तू यहाँ पर किराए पर रह रहा है? वो कहता है कि भाई साहब, हम आप लोगों को नहीं जानते, मैं तो इनको जानता हूँ और इनके कमरे में रहता हूँ। वो कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले जाना, आइंदा यहाँ से दिखाई मत देना। वो दोस्तों कुछ नहीं बोलता है, फिलहाल वो बीच बचाव करता है और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे? तो दोस्तों जो शारदा थी वो कहती है हमारे ही भाई पटीदार हैं, और उसके बाद तुम इसकी टेंशन मत लो बेटा, और तुम जो है यहाँ पर रहकर और पढ़ाई करो। और जो अंशिका थी वो भी कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रोज़ का काम है, तो ऐसे ही आते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों वहाँ पर वो पढ़ाई करने लगा, लेकिन अब वो जिस तरीके का माहौल था, आसपास का जो भी एरिया था, दिन भर यही शोरगुल या गाने वगैरह बजते थे और उसे बहुत परेशानी होती थी। फिलहाल वो दरवाजे को अच्छी तरीके से उसको सील कर लेता है, थोड़ा साउंड प्रूफ कमरे को बना लेता है, लेकिन फिर भी उसे डिस्टरबेंस होती है। लेकिन सोचता है करें तो क्या करें। फिलहाल उसी माहौल में वो दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने लगा। लेकिन अब जब वो जो उसके पटीदार लोग थे वो अक्सर आ जाते थे, 2-3 महीने जब गुजर गए तो एक दिन तो हद हो गई। वो लोग आते हैं और जब ये बीच में बोलता है, जो नवनीत होता है, तो वो उसी का जो सिलेंडर जिस पे वो बनाता खाता था छोटा सा, वो दोस्तों उठाकर लेकर वो चले जाते हैं, उसका सामान वगैरह फेंक देते हैं। अब जब इतनी नौबत आ जाती है तो अब वो क्या करता, फिलहाल दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपना पढ़ाई करने लगता है। सोचने लगता है यार कि अब मैं क्या करूँगा, ऐसे कैसे मेरा गुजारा होगा। और उसके बाद जब रात को 10 बजते हैं तो जो अंशिका थी दोस्तों, वो नवनीत का दरवाज़ा खटखटाती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो अंशिका को देखकर हैरान, पूछता है कि क्या बात है। अंशिका कहती है कि चलो खाना खा लो, वो आपका सिलेंडर लेके चले गए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं और कल से मैं खा लूँगा। कहती है नहीं नहीं चलो खा लो, भूखे पेट क्यों सोओगे। कहता है मेरे पास 2 केले थे, मैंने खा लिया। लेकिन वो कहती नहीं चलो रोटी खा लो। उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती वो अपने घर में ले जाती, कहती चलो मम्मी बुला रही हैं। जब कमरे में लेकर जाती है तो दोस्तों उसकी मम्मी जो है वो रो रही थी। फिलहाल खाना निकालती है, सारे लोग खाते हैं। फिर नवनीत पूछता आखिर क्या मैटर है, ये लोग क्यों आते हैं, और कहते हैं मकान मेरा है। मकान ये किसका है? वो कहती हैं कि दरअसल ये जो है हमारे ससुर के जो है 2-3 भाई थे, तो उन्हीं के उनके भाइयों के बच्चे हैं और सब लोग एक में अपना काम कर रहे थे। और वो दोस्तों मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। तो 50-60 साल पहले उसके ससुर और ससुर के भाई लोग आ गए थे। तो कहती हैं कि जो भी प्रॉपर्टी बनाई 90% हिस्सा इन लोगों के पास है, यही जो 10% जो हिस्सा है, 10% भी नहीं है, ये हमारे पास है। इसमें भी ये लोग आधा मांगते हैं। 50 गज का वो छोटा सा मकान था। वो कहता है तो फिर क्या इनमें उनका हिस्सा है? वो कहती है कि अगर उनका इनमें इसमें हिस्सा है तो क्या जो ये लोग 90% पर कब्जा कर रखे हैं उसमें भी तो हमारा होना चाहिए। तो हम तो जाते नहीं हैं मांगने, और इनके पास तमाम जो है पड़े हैं लड़ने वाले, तो ये लड़ने आ जाते हैं, सोचते किसी तरीके से आधा ले लूं और 15-20 लाख रुपए में इसको बेच दूं। लेकिन हम भी जो है छोड़ेंगे नहीं इसको और यहीं पर ही रहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। लेकिन वो कहती हैं कि नवनीत बेटा ऐसा है कि जब तुम अकेले हो और हम 4-5 लोग हैं, जैसे बनाते खाते हैं तुम्हें भी खिला दिया करेंगे, तो तुम अकेले क्या बनाओगे खाओगे। वो कहता है कि आंटी अब क्या ही बताएं, अगर आपके पास मैं खाने लगूंगा तो मेरा बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैं तो कुछ भी बना के खा लेता हूँ, 15 किलो आटा 5 किलो आलू में मेरा महीना निकल जाता है। वो अपनी फिर पूरी कहानी बताता है कि वो कैसे कैसे आया है
और उसे कितने दिनों का समय है और फिर वो कैसे गुजारा करेगा। उससे घर से अब एक भी पैसे मिलने वाले नहीं हैं। अब जब ये बात वो लोग सुनती हैं तो दोस्तों दुखी हो जाती हैं। फिलहाल वो कहती हैं ठीक है, लेकिन अब उसके बाद दोस्तों उनका जो रवैया था वो नवनीत के प्रति बदल जाता है। उसे महीने में वो 15-20 दिन खाना कम से कम खिला ही दिया करती थी, जबरदस्ती बुला कर ले आती थी या फिर उसके कमरे में पहुंचा देती थी। कहती हैं खा लो, कोई बात नहीं, और पैसे की बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों जैसे तैसे उसका दिन गुजरने लगता है और वो सिर्फ यही सोचा था कि अगर मेरा पहली बार में प्री निकल गया तो फिर मैं आगे की पढ़ाई करूंगा, नहीं निकला तो फिर मैं लौट के अपने गांव को चला आऊंगा। अब दोस्तों यही सोचकर वो पढ़ता रहा, लेकिन अब ये लोग उसे ज़्यादा मानने लगे और ये भी जो है उनके साथ घुल मिल जाता है, क्योंकि जो अंशिका के भाई बहन थे उन्हें जो है वो कुछ बता दिया करता था जो भी उनके पढ़ने में दिक्कत आती थी। अंशिका जो है अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। अब दोस्तों वो मन लगाकर तो पढ़ाई करता रहा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जब वो प्री का एग्जाम देता है और उसका रिजल्ट आता है तो दोस्तों वो रोने लगता है, क्योंकि उसका प्री क्लियर नहीं होता, प्रीलिम्स में फेल हो जाता है और अब उसके आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब अगले साल की ऑनलाइन कोचिंग के लिए उसके पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही अब उसके पास खाने पीने तक के कि एक साल और खा पी ले किसी तरीके से, इसके भी पैसे नहीं बचे थे। फिलहाल एक दिन वो सामान वगैरह पैक करने लगा और उसके बाद अंशिका बोली क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहता है कि बस मैं अपने गांव जाने वाला हूँ, ये कमरा खाली करने वाला हूँ। अंशिका कहती है क्यों खाली कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो फिर वो शारदा आ जाती है तब तक और फिर उन लोगों से सारी परेशानी बताता है कि हमारे पास बस इतना ही लिमिट था, मेरे पास इतने ही पैसे थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब दोस्तों उसके बाद शारदा कहती हैं कि देखो बेटा, अगर रहने की टेंशन और खाने की टेंशन है तो इसका टेंशन तुम छोड़ दो। जैसे हमारे ये बच्चे हैं, मैं इनको खिला रही हूँ, कमा रही हूँ, वैसे तुम्हें भी 2 वक्त का खाना दे दिया करूँगी और जो 700-800 रुपये देते हो कमरे के किराया का वो भी मत देना, जब तक तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो यहीं पर रहकर अपनी तैयारी करो। और एक और भी बात है कि अगर कभी 2-4 हज़ार रुपये की ज़रूरत भी पड़ी इमरजेंसी में तो बोल देना, बेझिझक बोल देना और मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें वो दे दिया करूँगी। 1-2 घर में मैं काम करती हूँ, 1-2 घर और पकड़ लूँगी, बस यही करना पड़ेगा। और अंशिका दोस्तों वो भी कहती है कि मैं भी जो है आपके लिए कहीं जॉब पकड़ लूँगी और आप जो है अपनी पढ़ाई करिए। अब दोस्तों जब इतना ये सुनता है कहता आप लोग तो वैसे भी परेशान हैं और फिर मैं क्यों परेशानी में डालूं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बेटा हमारा तो जो है अब जो है ऐसे ही चलेगा, लेकिन आप क्या पता आपको भगवान जो है वो लायक बना दे और आप जो सपना लेकर आए हो सपना पूरा हो जाए। तो बस हम जो भी करेंगे, जो हमारे बस का है वो हम कर रहे हैं, तो आप जाओ मत और हमारे कहने से आप जो है यहाँ पर रुक जाओ। अब दोस्तों उसके बाद वो अपने गांव जाता है कुछ दिन के लिए और वहाँ से फिर आने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि अब किस लिए जा रहे हो, अब कहाँ पैसे हैं, अब अपने खर्चे कैसे निकालोगे? वो कहता है कि पिताजी कोई बात नहीं, वहाँ पर कुछ दोस्त हैं, दोस्त बन गए हैं और उन्हीं के साथ मैं रह लूँगा। वो ये नहीं बताता कि ऐसा एक परिवार है जो उसका सहारा बनने के लिए तैयार है। और दोस्तों उसके बाद फिर वो आ जाता है और आगे की तैयारी में लग जाता है। अब की बार दोस्तों वो और ही जी जान से मेहनत करने लगता है और ये लोग जो है उसे और भी अच्छे तरीके से मानते हैं। अब उसे दोनों टाइम का खाना वहीं देते थे और वो जो है अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। लेकिन अब एक दिन जो है अंशिका उसको फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन बंद जाता है। कई बार फ़ोन लगाती है, फ़ोन बंद जा रहा था, क्योंकि अंशिका जो है अपनी कहीं जॉब पकड़ लेती है और जब वो ड्यूटी से वापस आ रही थी तो उसे रोज़ ये पूछती थी कि क्या खाओगे, आज आपके लिए क्या लेकर आऊँ, सब्जी वगैरह क्या बनाऊँ, ये सब पूछती थी उससे। एक बार ज़रूर फ़ोन करती थी। वो कहता था यार जो आप लोगों का मन है वो बना लो और हमारे मन से क्यों बनाते हो। लेकिन दोस्तों उसकी ये आदत थी कि जो इनको अच्छा लगे वही बनता था और दोस्तों फिर वो इस तरीके से बात करती थी। लेकिन जब घर आती है और कहती है कि आपका फ़ोन बंद क्यों जा रहा था,
दोस्तों उसका फ़ोन ख़राब हो चुका था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था कि अब मैं कैसे कहूँ, फ़ोन से ही तो वो पढ़ाई करता था। उसके बाद दोस्तों वो उसके लिए एक फ़ोन लेकर आती है अगले दिन, और इतना उसका ये लोग केयर करते थे कि जैसे कभी कभी आधे घंटे के लिए लाइट चली जाती थी तो वो जो है उसके लिए बैठकर पंखा तक चलाते थे, बेना तक हौंकते थे कि ताकि इसे कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से लगाव हो जाता है। और दोस्तों ऐसे ऐसे जब थोड़ी अंशिका ने और पैसे कमाए तो एक इन्वर्टर ला दी वहाँ पर कि ताकि 1 मिनट के लिए भी जो नवनीत है इसे कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों इस तरीके से उन लोगों का मेहनत, लगन और इसका जो परिश्रम था ये दोस्तों दिन रात करते रहे। और जब 2018-19 का प्री एग्जाम देता है दोस्तों, वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अभी भी जो है लड़ाई काफ़ी लंबी थी। 2-3 महीने बाद मेंस का एग्जाम होने वाला था और अब दोस्तों ये उसका और हौसला अफजाई करती है, उसके लिए एक लैपटॉप भी खरीद कर ले आती है और इस तरीके से फिर चलने लगता है। और फिर दोस्तों जब मेंस का एग्जाम होता है तो नवनीत कुमार उसे भी क्लियर कर लेता है। और जब ये खबर इन लोगों को सुनती है तो बहुत ही खुशी होते हैं, इनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जो सबसे कठिन स्टेज होता है दोस्तों वो तो इंटरव्यू का होता है। लेकिन अब इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए वो वहाँ पर रहकर कर नहीं सकता था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा मुखर्जी नगर और वहीं पर जो है मुझे दिन रात रहना पड़ेगा। अब इसके लिए भी जो अंशिका होती है, जो शारदा होती हैं, वो दोस्तों व्यवस्था करती हैं, उसके लिए पैसे जुटाती हैं। कुछ पैसे वो अपने गांव से भी मंगा लेता है, अपने माता पिता से कहता है तो कुछ कर्जा दे देते हैं, वो लोग कहीं से ले लेते हैं। और फिर दोस्तों इंटरव्यू की वो तैयारी करने लगता है। दोस्तों इंटरव्यू जब होता है उसके बाद जब रिजल्ट आता है दोस्तों, अपने कमरे में वो उसी मकान में बैठा था और जैसे रिजल्ट आता है दोस्तों फूट फूट कर रोने लगता है। उस समय वहीं पर अंशिका का जो छोटा भाई था वो भी था, वो देखकर घबरा जाता है। उसके बाद जाता है अपनी माँ को, अंशिका भी उस दिन घर में ही थी, बताता है कि वो तो रो रहे हैं। वो लोग आते हैं और देखते हैं तो हक्का बक्का हो जाते हैं, कहते क्या हुआ। दोस्तों उन्हें फ़ोन दिखाता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, वो कहते क्या हुआ। फिर वो लड़खड़ाती जुबान में कहता है कि मैं आईएएस बन गया। दोस्तों वो पास हो चुका था। अब इतना सुनते ही वो माँ बेटी दोस्तों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगती है, फूट फूट कर, क्योंकि वो समझ रही थी कि इसके पीछे इसने कितनी मेहनत की है। उसके बाद दोस्तों जो नवनीत था वो भी उन्हें अपने सीने से लगा लेता है और ये लोग बहुत देर तक रोते रहे। वहाँ पर बहुत ही इमोशनल माहौल हो जाता है, बहुत ही भावुक हो जाते हैं वो लोग। उसके बाद कुछ ही देर बाद वहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगती है, क्योंकि दोस्तों अंशिका ये सब बुला लेती है और कुछ ही देर में सब लोगों को पता चल जाता है कि नवनीत कुमार आईएएस बन चुके हैं। अब उसके बाद बधाइयों का तांता लगा रहा। उसके बाद फिर वो अपने जब घर पे बताता है फ़ोन करके कि हाँ पिताजी और मैं जो है आईएएस बन गया, तो वहाँ भी दोस्तों खुशियों कोई ठिकाना नहीं। फिलहाल 2 दिन के बाद वो अपने घर के लिए रवाना होता है, लेकिन अकेले नहीं, साथ में ये अंशिका को भी और शारदा को भी और भी जो उनके बच्चे थे इन सब को अपने साथ लेकर जाता है। और जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं इन सब का जोरदार स्वागत होता है, क्योंकि सबको पता था कि जो भी कुछ हुआ है, जब बताता है नवनीत अपनी कहानी कि जो भी कुछ हुआ है पिताजी इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है, अगर ये नहीं होते तो आपका बेटा आईएएस नहीं बन पाता। उसके बाद अब दोस्तों सब लोग इन लोगों को बधाई देते हैं, उसके रिश्तेदार आते हैं, तमाम लोग। उसके बाद अब ये लोग कुछ दिन वहाँ पर रह जाते हैं, 10-15 दिनों का वक्त बीतता है। अब ये हुआ कि इनको वापस आना है दिल्ली, क्योंकि इनका अपना मकान था। लेकिन जब ये लोग आ रहे थे और ये सब चल ही रहा था कि हाँ मुलाकात होगी, रिश्ता नहीं ख़त्म होगा, हम लोग मिलते रहेंगे, हम तो एक ही परिवार के हैं, इस तरीके से। तो फिर जब ये लौट रहे थे, लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो फिर नवनीत कुमार अंशिका से कहता है कि तुम्हारा जाना जरूरी है क्या। अंशिका उसे देखने लगती है, कहती है कि आप क्या कह रहे हो, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी तो क्या करूंगी। कहता है कि अगर तुम दिल्ली चली जाओगी तो मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा। अब दोस्तों सवालिया निगाहों से
नवनीत की नज़रों में देखने लगती है, कहती है आप क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। अब इतना सुनते ही दोस्तों अंशिका जो है रोने लगती है, लिपट जाती है, कहती पहले आपने नहीं बताया कभी। वो कहता है कि पहले ना तो सही समय था और ना ही मेरे पास बताने का टाइम था, लेकिन आज सही वक्त है। अगर तुम चली जाओगी तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। क्या तुम भी मुझे प्यार करोगी? दोस्तों वो कहती है मैं तो ऑलरेडी आपको बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों उसके बाद ये सारी बातें परिवार को पता चलती है, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जो नवनीत कुमार थे वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं और ट्रेनिंग से आने के बाद वो जो है अंशिका से शादी करते हैं 2022 में। आज दोस्तों ये लोग बहुत ही खुश हैं, एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उनकी ड्यूटी है, आज उनका एक बेटा भी है और ये सारा परिवार एक साथ रहता है। आज ये सारे लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ईश्वर इन्हें हमेशा खुश रखे। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।